So today we are going to cover the third part of the chapter 3 that's related to the regulation of the banks, and we are going to cover the Payment and Settlement System Acts. 2007 में एक्ट आया था जिसको पीएसएस एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट एक्चुअल में इंपावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ताकि जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहे हैं इंडिया में वो सेफ चल पाए, सही तरीके से चल पाए एंड एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए, और आरबीआई उनको रेगुलेट भी करेगा और साथ के साथ उनको सुपरवाइज भी करेगा। मेजर पर्पस ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन करनी है, सुपरविजन करनी है जितने भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया में। तो आरबीआई को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया गया है, मेन अथॉरिटी है जो सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा एंड साथ के साथ इसके लिए आरबीआई स्पेशल बोर्ड बनाएगा जिसको कहते हैं पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई स्पेशल बोर्ड बनाएगा जिसको कहेंगे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अगर कंपोजिशन की बात करें, इस बोर्ड में कौन कौन से पर्सन होंगे, तो चेयरपर्सन होगा जो कि आरबीआई के गवर्नर साहब होंगे, और अगर मेंबर की बात करें तो डिप्टी गवर्नर जो होंगे आरबीआई के, और एक आरबीआई के ऑफिसर होंगे जो सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेट किए जाएंगे, वो पर्सन इसके मेंबर्स रहेंगे। तो यहां पर वी कैन से एक डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के जो ऑफिसर है वो मेंबर रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें हिस्सेदारी रहेगी। अब हम की प्रोविजंस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू ऑथराइजेशन एंड द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स, यानी कि जो कोई भी सिस्टम इंडिया में काम करेगा उसे आरबीआई से पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, एंड वो कॉर्पोरेशंस जिसमें 51% इक्विटी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में वो सभी एलिजिबल है, वो क्लियरिंग हाउसिंग फॉर बैंक्स का पार्ट बन सकती हैं। एंड आरबीआई ऑथराइज करेगा कुछ स्पेशल फैक्टर्स को देखते हुए, एंड किसी भी एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट करना है तो उनको पहले सुनवाई होगी उनको एक सुनने का मौका दिया जाएगा, फिर ही उनको रिजेक्ट किया जाएगा एप्लीकेशंस को। एंड अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम पार्टिसिपेंट चीजों को नहीं मानता, नॉन कंप्लायंस करता है, वायलेशन करता है, कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो ऑथराइजेशन वापस भी ली जा सकती है, लेकिन पर्सन को सुनवाई का मौका जरूर दिया जाएगा एंड उनके ऑपरेशंस को होल्ड पर तब तक रखा जा सकता है। एंड इन केस अगर कोई रिफ्यूजल होता है या कोई रेवोकेशन होती है तो उसके केस में पर्सन अपील भी कर सकता है, एंड वो अपील किन के पास जाएगी? अपील विल बी गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो अपील जाएगी। अगर हम रेगुलेशन सुपरविजन की बात करते हैं तो रूल्स कौन बनाएगा? रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिक मोड ऑफ पेमेंट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा सकते हैं, एंड अगर कोई चेंज करने हैं आपने अपने सिस्टम में तो आपको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिस्टम प्रोवाइडर्स को अपनी रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आरबीआई के पास हर एक तरह का ये अधिकार रहेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आरबीआई जांच पड़ताल करना चाहता है तो वो कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा इंफॉर्मेशन को। आरबीआई का कोई भी ऑफिसर सिस्टम के जहां पर जगह पे इक्विपमेंट रखे हैं, इंफॉर्मेशन पड़ी है, वहां पर एंटर कर सकता है, एंड आरबीआई ऑडिट भी करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है, और खुद भी कर सकता है या किसी थर्ड पार्टी से भी करवा सकता है। और आरबीआई जो है किसी सिस्टम पार्टिसिपेंट को भी बता सकता है कि ये कामकाज मत करो या फिर इस कामकाज का कोई हल निकालो, ये चीज कही जा सकती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई अपनी पॉलिसीज बताएगा, सिस्टम्स बताएगा, एंड बिजनेस कैसे कंडक्ट करना उससे रिलेटेड सिस्टम्स भी बता सकता है। फिर बात आती है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ सिस्टम प्रोवाइडर। अब सिस्टम प्रोवाइडर के भी कुछ एक ड्यूटीज रहती हैं। सबसे पहली चीज है कि सिस्टम प्रोवाइडर पीएसएस एक्ट के तहत और आरबीआई के डायरेक्शंस जिस तरह से दी गई हैं, रूल्स बताए गए हैं या ऑथराइजेशन कंडीशंस बताई गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बताए गए, उनके हिसाब से ही काम करेगा, और वो अपने पार्टिसिपेंट्स को टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बताएंगे, रूल्स बताएंगे, नेटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बताएंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? बाय द सिस्टम प्रोवाइडर प्रोवाइड की जाएगी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखी जाएगी, एंड दे मस्ट बी कीपिंग द इंफॉर्मेशन वेरी मच कॉन्फिडेंशियल। और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो होगा वो यहां पर अप्लाई होगा, क्योंकि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है वो कानून के दायरे में एप्लीकेबल रहेगी। और पेमेंट ऑब्लिगेशन सेटलमेंट्स जो है वो ग्रॉस या नेट प्रोसीजर के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आरटीजीएस के बारे में तो यहां पर ग्रॉस सेटलमेंट होती है, 1-to-1 जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल होती है। वहीं पर अगर एनईएफटी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, जिसमें 48 हाफ आवरली बैचेस होते हैं, राइट। तो इन दो सिस्टम्स के बेसिस पर आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। एंड इन केस अगर लिक्विडेशन खत्म होती है तो उसके केस में ऑब्लिगेशन किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी? वो डिटरमाइन की जाएगी आरबीआई के द्वारा, एंड आरबीआई का जो प्रोसीजर होगा वो फाइनल माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भी पेमेंट सिस्टम होता है ना, सिस्टम होता है, उसमें लिक्विडेशन मैटर होती है, जैसे आरटीजीएस के केस में, एनईएफटी के केस में, यूपीआई के केस में, सभी केसेस में लिक्विडेशन मैटर है। कल को अगर पेटीएम या कोई भी कंपनी है वो पैसे अपने वॉलेट में रखवाती है एंड कल को नहीं
पैसे पे कर पाती, तो किसकी दिक्कत आएगी? उस कंपनी की दिक्कत आएगी ना। उसको फाइनलाइज कौन करेगा? आरबीआई फाइनलाइज करेगा, राइट, लिक्विडेशन के केस में। एंड अ पोर्शन ऑफ कलेक्टेड अमाउंट्स मस्ट बी केप्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। यानी कि अगर कोई पैसा एक्सेप्ट किया जाता है इन पोर्टल्स के द्वारा, तो वो पैसा किस हिसाब से रखा जाएगा? एस्क्रो और अरेंजमेंट में रखा जाएगा। वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई ही डिसाइड करेगा। फर्दर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्यूट अगर होंगी पार्टिसिपेंट्स के बीच में, तो वो कम से कम एक पैनल के द्वारा सेटल की जाएंगी, जिसमें कम से कम 3 पार्टिसिपेंट शामिल रहेंगे। एंड आरबीआई जो है वो डिस्प्यूट को सेटल करेगा प्रोवाइडर के बीच में, पार्टिसिपेंट के बीच में या प्रोवाइडर्स के बीच में, अगेंस्ट अ पैनल्स डिसीजन, राइट। उनको कौन सेटल करेगा? वो आरबीआई सेटल करेगा। कहने का मतलब है, अगर सिस्टम प्रोवाइडर है, दूसरा सिस्टम प्रोवाइडर, इनकी डिस्प्यूट है, पार्टिसिपेंट है, इनकी डिस्प्यूट है, या मान लो कोई पैनल ने डिसीजन लिया था, वो डिसीजन के अगेंस्ट अपील करता है, तो उसको कौन सुधारेगा? उसको कौन आखिरी चुनौती देगा? वो आरबीआई ही होगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है अथॉरिटी को ऑथराइजेशन को लेकर के, तो उसकी पेनल्टी जो है वो फाइन भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाती है जानबूझ करके, तो उसके केस में भी इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। इन केस अगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप फर्निश नहीं करते हो, टाइम पर नहीं प्रोवाइड करते हो, तो फाइन लग जाएगा। अगर आप प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हो, तो इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। अगर आप कानून के तहत, ऑर्डर्स के तहत, डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाते हो, कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो फाइन लग जाएगा। और आरबीआई शो कोज नोटिस भी दे सकता है और हेयरिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है एज पर द सेक्शन 30। एंड जो भी फाइन एप्लीकेबल होगा दैट मस्ट बी पेबल विद इन 30 डेज ऑफ डिमांड। यानी कि जब से डिमांड की गई है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो फाइन है वो पे करना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली नोट रख लीजिएगा। एंड फर्दर आरबीआई जो है वो कंपाउंड ऑफेंसेस भी देख सकता है, यानी कि जिनमें इंप्रिजनमेंट शामिल नहीं है, तो उसके केस में आरबीआई जो है वो सेटलमेंट्स के केसेस को कंपाउंड भी कर सकता है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं, तो जो ये कानून है पीएसएस एक्ट है, यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसी और कानून के ऊपर, यानी कि इसकी मानी जाएगी, बाकी कानूनों की नहीं मानी जाएगी। एंड ये कानून जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ना तो लागू होता है, ना ही ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के ऊपर लागू होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस की। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इट अप्लाइज टू अ ट्रेड रिपोजिटरी एंड इश्यूर के ऊपर अप्लाई होता है। इफ वी टॉक अबाउट द आईएफएससीए रूल, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के केस में जो आईएफएससीए होगी वो आरबीआई की पावर को एक्सरसाइज करेगी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। यानी कि अगर हम आईएफएससी की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात होती है, तो वहां पर आईएफएससीए जो है वो आरबीआई के रोल को निभाएगी, जो पावर्स दी गई हैं अंडर दिस एक्ट उनके तहत। इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक सर्वेंट, तो आरबीआई ऑफिसर अगर उसको कोई पावर दी जाती है इस एक्ट के तहत, तो उसको पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा। एंड आरबीआई को यह भी पावर दी गई है कि अगर उनको लगता है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को लेकर के, ऑथराइजेशन को लेकर के कोई रूल बनाना है, कोई रेगुलेशन बनानी है, तो वो रेगुलेशन फॉर्म की जा सकती है आरबीआई के द्वारा। सो इस वीडियो के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड पिछले 2 पार्ट्स को जरूर गो थ्रू कर लेना। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Thank you so much and see you again in the next video.